गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 306 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 306 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीएससी में पहले ही पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी एक समस्या है? वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र, डी। देखिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय की गणना करने का कोई भी उपकरण या तरीका भारत के पास है ही नहीं, और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी एक प्रश्न है देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। किसने निश्चित किया था ये सबसे पहले? देखिए, उसी ने निश्चित किया था जिसने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा था, दादा भाई नौरोजी। डी है इसका आंसर। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का आकलन किया। तीसरा प्रश्न, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, और सदस्य भी थे इसमें। सदस्य कौन कौन थे? सदस्य थे सी आर राव और डॉक्टर आर गाडगिल। देखिए, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, और डॉक्टर आर गाडगिल और वी के राव इस समिति के सदस्य थे, मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, मानव विकास। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग इस तरह से करिए कि जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचे। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उसका प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रॉचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा 1968 में जीव विज्ञानी पॉल एरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम में हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास का हुआ 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में, अवर कॉमन फ्यूचर। इसको भी याद रखिएगा। सस्टेनेबल पर्यटन का क्या उद्देश्य है? सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषकीय पर्यटन, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना। यह इनमें से कोई नहीं। एक और रह गया, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। क्या लगता है डेफिनेशन कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह होनी चाहिए इसकी? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। सी है इसका आंसर। ठीक है, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण करना, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, खाद्यान्नों का निर्यात। खाद्यान्नों का वितरण करना है, खाद्यान्नों की खरीद है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव है, लेकिन नहीं है तो क्या? खाद्यान्नों का निर्यात, डी। खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण, बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है। तो स्पष्ट है कि खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? मध्यस्थों की समाप्ति कीजिए, भूमि सुधार कीजिए, जोतों की हदबंदी, उपरोक्त सभी। सारे ही हैं, तो डी है इसका आंसर। भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। कौन लेकर आया था इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया और काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अबुल कलाम आजाद। पहले जो थे उन पर टिक कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, अबुल कलाम आजाद थे। नहीं थे तो कौन? चौधरी चरण सिंह, यही आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया और चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते। अतः चौधरी चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वर्तमान में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो है चाइना, और चाइना के बाद भारत का स्थान पूछ ले तो दूसरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, चीन सब्जी और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वर्तमान में, दूसरा स्थान रखता है भारत। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा सबसे ज्यादा है? कई बार ये तो बोनस अंक वाला प्रश्न है। कर्नाटक। देखिए, भारत में कॉफी का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल और फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना को कब लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना भी उसी समय लागू किया गया जब दूसरे भारत में लागू किया गया इसको, 1992 में, 1992। ये प्रश्न कई बार पूछा है यूपीपीएससी के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना को 1992 में लागू किया गया। यूपीपीएससी का मतलब है यूपीपीएससी पीसीएस भी लेती है, आरओ भी लेती है, कुछ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी लेती है। 12 प्रश्न है, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रमिक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ताज निकलने की अवस्था, किले निकलने की अवस्था, बूट अवस्था, संधि की अवस्था। ये प्रश्न भी 2 बार पूछा गया यूपीपीएससी ने। ताज निकलने की अवस्था ये है इसका आंसर। देखिए, ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रमिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। 13वां प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि जोत भूमि का आकार कितना है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत कृषि जोत पूछ रहा है, ये तो 1 हेक्टेयर से भी कम है। डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सकल जोतों में 68.45% सीमांत जोतें हैं, 17.62% लघु जोतें, 9.56% अर्ध मध्यम जोतें और 3.8% मध्यम जोतें और 1% से भी कम है बृहद जोतें। नंबर 14 पर आ जाइए, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रभावी है? भारत में जो कृषि है वो उसका विकास धीमा है। गांव की गरीबी यानी ग्रामीण निर्धनता, शहरी गरीबी, कुशल श्रमिक, शहर से गांव की ओर पलायन। कुशल श्रमिक होना प्रभावी कारण नहीं हो सकता। शहरी निर्धनता भी कुछ प्रभाव डालेगी। गांव से शहर से गांव की ओर पलायन, शहर से गांव की ओर पलायन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत में कृषि धीमी कृषि विकास, ये गांव की निर्धनता प्रभावी कारण होगा। ए। देखिए, ग्रामीण निर्धनता किसानों को कृषि में उन्नत तकनीक के निवेश को हतोत्साहित करती है और कृषि में कार्य करने वाले अधिकांश भारतीय लोग शहरों के बजाय गांव में निवास करते हैं। अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव अल्प या नगण्य है, जबकि शहर से गांव की ओर पलायन तो स्टेटमेंट ही गलत है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, उल्टा और हो जाएगा कि गांव में जाएंगे खेती करेंगे।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किसमें? उद्योग क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। आंकड़े वही लेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अगनई तो हुई नहीं अभी तक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कृषक कर्मियों में कृषक 29%, जबकि कृषि श्रमिक हैं 30.3%। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में कब प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में, यह कभी भी पूछता है इन प्रश्नों को, यह हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। सन 2000 1999 या सन 2000 में। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1985 में 85 से व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर रबी मौसम में 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ किया गया? 2004 में, 6 में, 7 में, 5 में। मई सभी में कॉमन है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वर्ष 2005 का, मई 2005 का। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, कौन प्रकाशित करता है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर को? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निकालता है इसको। बी है इसका आंसर, सीधे सीधे याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रकाशित करता है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर को। 20वां प्रश्न है, स्थानीय शासन या स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। सारे के सारे सही हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे सही हैं। स्थानीय शासन के संबंध में डी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। अतः 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। एक प्रश्न यह है, स्थानीय शासन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट वाला, कौन सा इसमें सही होगा? स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। ये दूसरी वाली लाइन तो करेक्ट है, बहुत सारी बुक में आपने पढ़ी होगी। और भारत में बिल्कुल स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो पहला वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट है इसका आंसर। भारत में लॉर्ड रिपन ही था उस समय। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन या स्वशासन का जनक कहा जाता है, अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि गांव पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का कौन सा संशोधन, 24-25 प्रश्न है इस टेस्ट में, मेनली 20 होते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, यानी पंचायत वाला होना चाहिए? 73वां संविधान संशोधन, ए है इसका आंसर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1992 में, ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है, यानी एक पंचायत के लिए, एक नगर पालिकाओं के लिए। ये दोनों अधिनियम 93 में लागू हुए, 1993 में। 23वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा द्विस्तरीय होता है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का बनना अनिवार्य कर दिया गया। पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय होता है, ठीक है। गांव, मध्यवर्ती और जिला।
और 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का बनना अनिवार्य कर दिया गया, ना कि 74। तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा होगा फिर सही। पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते। जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो निर्वाचित हैं, ठीक है, जिनका उस नामावली में नाम है, सभी नहीं। तो सारे के सारे गलत हो गए, कोई भी सही नहीं है इसमें। डी। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, मंडल, तालुका पंचायत और जिला पंचायत। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं होती है। बीच वाला, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों का बनना अनिवार्य कर दिया गया, ना कि 74। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत, क्योंकि पंचायती हलके में मतदाता के रूप में पंजीकृत हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है, ना कि सभी व्यक्ति। ठीक है, तो पढ़ते ही नहीं चले जाना, ठहरना भी है स्टेटमेंट पे कि कह क्या रहा है वो। सारे के सारे गलत हो गए, डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? ये 74वां हो जाएगा। पंचायत की बात करेंगे तो 73वां हो जाएगा। तो ए है इसका आंसर। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है। तो 24 ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, बहुत पुनरावृत्ति होती है इनकी। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।